हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न लिए हैं वह किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो गारंटी है कि 1 से 2 नंबर का प्रश्न आपका इसी वीडियो से बन जाएगा। तो इसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि जो सती प्रथा थी उसको जो है कि गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो वह कौन था? तो वह था विलियम बेंटिक ने। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विलियम बेंटिक ने क्या किया था कि 1829 में जो है कि कानून लाता है और सती प्रथा को जो है वह बैन कर देता है। और विलियम बेंटिक इसलिए लाया क्योंकि उस समय जो है कि राजा राम मोहन राय जी जो थे, उन्हीं के प्रयासों द्वारा जो है कि सती प्रथा का अंत किया गया। तो राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किया सती प्रथा का अंत करने, और जो है कि विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा का अंत करवाया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने जो है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और कब किए थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, यह पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जो 1815 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था राजा राम मोहन राय की वह पहली पुस्तक कौन सी थी। तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वह ऑप्शन हो जाएगा वेदांत ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो राजा राम मोहन द्वारा जो है कि 1815 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था। तो देखिए, जो ढाका में ताईयूनी आंदोलन चला था 1893 ईस्वी में, वह किसने चलाया था? तो वह चलाया था जौनपुर के करामत अली ने। जी हाँ दोस्तों, जौनपुर का जो है कि करामत अली ने वह आंदोलन चलाया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को देखते चलिए और इसका आंसर भी आप लोग गेस करते चलिए। और जब आप लास्ट यह वीडियो में जब खत्म होगी तो लास्ट में आप कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर जो है कि आप 30 प्रश्न जो हम करवाएंगे आपको, उसमें से अगर आप लोग जो है कि 25 कर रहे हैं, 26 कर रहे हैं या 28 कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी है और जो है कि अच्छा खासा नंबर आपकी बार आएगा TRE 3 में। और अगर आपका 20 प्लस जा रहा है, 21 जा रहा है, 20 जा रहा है, तो अभी आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके जरूर फॉलो कर लीजिए। कोई भी सूचना रहती है तो टेलीग्राम पर दे दी जाती है। अगला प्रश्न है कि सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हो सकता है कि इस बार आपका प्रश्न इससे बन जाए। जो सर सैयद अहमद खान थे उनके कटु आलोचक कौन थे। तो देखिए, कटु आलोचक जो थे वह थे जमालुद्दीन अफगानी। जी हाँ दोस्तों, जमालुद्दीन अफगानी जो थे वह सर सैयद अहमद खान के बहुत ही कटु आलोचक थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि वह कौन था जिसकी जो है कि कानूनी सहायता के समाधान के लिए महात्मा गांधी जी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका भेजा गया था। तो वह आपके कौन थे? तो वह थे गुजरात के दादा अब्दुल्ला। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। और दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे जो गांधी जी अफ्रीका गए थे तो वह वहां पर कौन से आश्रम की स्थापना किए थे।
तो गांधी जी जो अफ्रीका में आश्रम की स्थापना किए थे वह एक टॉलेस्टाय आश्रम था और दूसरा फिनिक्स आश्रम था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे गांधी जी, तो 1915 ईस्वी में आए थे और 9 जनवरी को आए थे। तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही में पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इसको भी याद रखेंगे। और 1905 के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह अध्यक्ष बने थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो जो बंगला नाटक नील दर्पण था उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो वह किए थे माइकल मधुसूदन दत्त। जी हाँ दोस्तों, माइकल मधुसूदन दत्त ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य में अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था। तो देखिए यह कौन कहा था कि जो यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी है वह भारत का जो साहित्य है या अरब का जो साहित्य पूरा है उससे भी अधिक मूल्यवान है। तो यह जो कहने वाला था वह कौन कहा था, तो वह कहा था टीवी मैकाले ने। जी हाँ दोस्तों, यह जो है कि भारत के साहित्य की आलोचना किया था कि भारत के साहित्य बेकार हैं, यहाँ की जितनी वैल्यू है साहित्य की पूरे अरब की जितना वैल्यू है उससे ज़्यादा जो है कि यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए अगर हम बात करें पंजाब हिंदू वो सभा की स्थापना जो हुई थी वह आपकी कब हुई थी, तो वह आपकी हुई थी 1909 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1909 ईस्वी में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से आपको युग्म को मिलान करना है कि कौन सा युग्म सही है। तो देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो यह कथन आपका सही है कि 1905 ईस्वी में जो है कि बंगाल का विभाजन किया गया था। और किसने विभाजन किया था इसका कमेंट आप लोग करके बताइएगा कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने जो है कि बंगाल का विभाजन किया था। बहुत ही फेमस है और हो सकता है आपको पता भी होगा, तो इसलिए इसको बताएंगे नहीं, आप कमेंट करिएगा। और देखिए यह कथन सही है पहला। और दिया गया है कि 1908 में कांग्रेस में फूट हो गया था, तो देखिए यह कथन गलत है। 1908 में कांग्रेस में फूट नहीं हुआ था, 1907 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1907 का जो अधिवेशन था उसमें जो है कि गरम दल और नरम दल जो है वह लोग अलग अलग हो गए थे कांग्रेस से, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यह सेकंड वाला कथन गलत है। अगला है कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, तो यह भी आपका कथन सत्य है कि रॉलेट सत्याग्रह जो है यह 1919 में हुआ था, तो यह सही है। तो यह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वह हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। तो सी वाला ऑप्शन आपका जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो देखिए यह दे दिया गया है कि यह जो है कि कौन सी घटना, इसमें संताल विद्रोह पहले हुआ था, कि बिरसा मुंडा विद्रोह पहले हुआ था, कि जो है कि ताना भगत आंदोलन पहले हुआ था। तो देखिए इसमें से जो सबसे पहले हुआ था वह आपका हुआ था संथाल विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, संथाल विद्रोह जो है कि सबसे पहले हुआ था। यह कब हुआ था, संथाल विद्रोह की बात करें तो 1800 जो है कि 1855 और 56 ईस्वी के आसपास हुआ था। वहीं पर अगर हम बात करें बिरसा मुंडा जो आंदोलन हुआ था यह 1899 से लेकर के 1900 के आसपास हुआ था। और ताना भगत आंदोलन की बात करें तो यह आपका हुआ था 1914 में। तो सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में लगभग, और उसके बाद बिरसा मुंडा 1899 से 1900 के आसपास। वहीं पर ताना भगत जो है कि 1914 में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया। तो देखिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो एका आंदोलन है यह कहाँ पर चलाया गया था।
तो यह आपका चलाया गया था अवध में। जी हाँ दोस्तों, अवध में जो है कि 1921 से 22 ईस्वी के बीच में एक आंदोलन चलाया गया था। और यह स्पेशली जो है कि यह आंदोलन हरदोई में हुआ था। बहराइच हो गया, सुल्तानपुर हो गया, बाराबंकी हो गया, सीतापुर हो गया, तो यह सब में क्षेत्र में केंद्रित था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और हो सकता है कि यह आ भी जाए, क्योंकि अभी जान ही रहे कि अवध में जो है कि वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या में। तो हो सकता है कि उसी क्षेत्र का यह आंदोलन भी है। तो हो सकता है कि आपके बीपीएससी में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि एका आंदोलन कब चलाया गया, कहाँ पर चलाया गया था। तो अवध में चलाया गया था। और कब चलाया गया था, तो 1921 से 22 ईस्वी के बीच। और उसी समय क्या चल रहा था, तो उसी समय जो है कि आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था। कितनी तारीख को शुरू किए थे गांधी जी? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू किए थे। अगला प्रश्न है कि खान, यहाँ पर लिखा गया है, यह खान नहीं है, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यह प्रश्न आपका जो बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर हुआ था उसमें इससे प्रश्न बना था। पूछा गया था कि खुदाई खिदमतगार जो है कि किसके नाम, किसको जाना जाता था, किसके समर्थक को। तो वह खान अब्दुल गफ्फार खां उसका आंसर था। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा खुदाई खिदमतगार जो है तो किस नाम से जाना जाता था। तो इसका जो है कि सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा रेड शर्ट। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेकार या अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए जमींदारों द्वारा कृषक से जो मांगे गए बेकार था या जो बेगार था या अवैध उपकर था उसको किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए उसको जो हम लोग जानते थे वेथी के नाम से। जी हाँ दोस्तों, वेथी के नाम से उसको जानते थे। तो वही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि पुनः याद रखें कि अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था। तो देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है कि किन्होंने कहा था कि आपको याद रहे कि यह जो झंडा फहरा दिया गया है यह कभी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि कोई भी भारतीय पुरुष, महिला या बच्चे जीवित हैं, तब तक जो है कि यह झंडा झुकना नहीं चाहिए। तो यह किसने कहा था। तो यह कहे थे लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। जी हाँ दोस्तों, लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, उसमें जो है कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। और उन्होंने ही कहा था, उसी समय जो है कि झंडा फहराया गया था और कहा था उन्होंने कि यह जो झंडा फहराया गया है यह कभी झुकना नहीं चाहिए जब तक कोई भी भारतीय जिंदा रहता है, चाहे पुरुष हो गया, बच्चे हो गए या कोई महिला हो गई, तब तक जो है कि यह झुकना नहीं चाहिए। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। यह जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ यह प्रीवियस ईयर में बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में यह प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए मैं जो है कि सिर्फ जो बीपीएससी ने पूछा है प्रश्नों को उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था। तो देखिए इसका आंसर अगर आपको नहीं भी पता है तब भी जो है कि आप थोड़ा सा जो है कि ट्रिक लगा करके जान सकते हैं। जैसे अगर आपको पता हो कि कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, जगदीशपुर से कर रहे थे, तो यह प्रश्न कौन कहेगा कि जो है कि मैं जहाँ भी रहूँगा जगदीशपुर वहीं है। तो वह आपके कुंवर सिंह कहे थे। जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह ने कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर मेरे लिए वहीं पर है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो जगदीशपुर से जो है नेतृत्व किए थे और जगदीशपुर आपका बिहार में है। तो जो कुंवर सिंह हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ टीआरई 2 का हुआ है उसमें भी प्रश्न आया था, टीआरई 1 का हुआ है उसमें भी प्रश्न आया था। अगला है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करें बिरसा मुंडा ने किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था तो वह किसको किया था।
तो देखिए यह जो तीनों ऑप्शन दिया है इसमें से किसी को भी उन्होंने नियुक्त नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, जो है कि किसी को भी नियुक्त नहीं किया था, तो इसलिए जो है कि आप इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं मार दीजिए, क्योंकि वह किसी को नियुक्त ही नहीं किए थे। वह जो है कि एक तरह से जो है कि चला रहे थे उसी तरह, और खुद ही एक तरह से कमांडर थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था स्थापित की गई। तो देखिए जो गोल्डन लीग नामक संस्था स्थापित की गई, यह जो है कि बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किया गया था। तो यह कहाँ पर किया गया था, तो यह देवघर में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पहले जब झारखंड जो है कि आपका बिहार में था, तो देवघर आपका झारखंड में पड़ता है, तो जो है कि आपका बिहार में ही देवघर भी था, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था। तो देखिए पटना में प्रकाशित होने वाला, अगर हम पहले अंग्रेजी अखबार की बात करें तो वह दी बिहार हेराल्ड था। जी हाँ दोस्तों, द बिहार हेराल्ड जो अखबार था यह प्रथम अंग्रेजी अखबार था जो कि पटना में छपा था। तो दोस्तों जो भी आपका प्रश्न बिहार से बनता है उसको आप लोग जरूर पढ़ा करिए और उसको याद भी रखा करिए, क्योंकि बिहार में यह पेपर है तो बिहार स्पेशल से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। चाहे वह आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, या नागरिक शास्त्र हो गया, या पर्यावरण हो गया, बिहार ओरिएंटेड प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए बिहार स्पेशल को अच्छे से पढ़िएगा। और हमने जो है कि अपने चैनल पर बिहार स्पेशल की क्लासें करवाई भी हैं, और एक वीडियो हमने अपलोड किया है जिसमें बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न बनते हैं सबको कवर किया है। तो अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर है, जाकर के देख लीजिए। वैसे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको कवर कर लेंगे तो गारंटी मानिए कि बिहार से करीब 15 से 20 प्रश्न आपको बिहार स्पेशल से ही मिल जाएंगे। तो इसलिए याद रखिए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो देखिए 1928 में जो बिहार में रविदास सभा का गठन है यह किन्होंने किया था, तो वह किए थे जगजीवन राम ने। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जगजीवन राम ने जो है कि बिहार में यह जो है कि रविदास सभा का गठन किए थे। तो इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि नील की खेती करने में छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि जो नील की खेती में छूट चाहते थे किसान, उनको जो है कि कौन सा कर देना पड़ता था। तो वह जो देना पड़ता था तवान। जी हाँ दोस्तों, उसको हम लोग तवान बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नील की खेती क्या होती थी, तो जो है कि अंग्रेज जो थे वह बिहार में किसानों से नील की खेती करवाते थे, और उसमें 3 कठिया प्रणाली लागू किए थे। मतलब अगर 1 बीघा में जैसे 20 बिस्वा होता है, तो 20 बिस्वा अगर कोई खेती कर रहा है तो उसको 3 बिस्वा पर नील की खेती करनी होती है। तो इसी को 3 कठिया प्रणाली बोलते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए अगर हम बात करें प्रार्थना समाज के संस्थापक की, तो यह है आत्माराम पांडुरंग। जी हाँ दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग जो है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। तो इनको याद रखिएगा। और जो है कि यह स्थापना कब किए थे, तो 1867 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, डेट भी याद रखिएगा। 1867 ईस्वी में जो है कि क्या प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। कौन किए थे, आत्माराम पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अभी हमने पीछे आपको बताया कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, और इसमें भी वही घुमा करके पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि जो 19वीं शताब्दी है इसके उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे। तो वह आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों,
स्वामी विवेकानंद को माना जाता है, तो इनको आप याद रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद जी जो थे वह 1897 ईस्वी में किस समाज की स्थापना किए थे? तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, तो इनको याद रखिएगा। और इनके गुरु थे रामकृष्ण जो है, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने स्थापना किया था। अगला है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो देखिए, धर्म संसद में अगर हम बात करें जो 1893 ईस्वी में भाग लिए थे, वह आपके लिए थे स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, तो इनको आप याद रखिएगा। और इनको जो है स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी इनको कहते हैं, तो यह चीज भी याद रखिएगा कि इनको आध्यात्मिक पिता किनको कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। दोस्तों, जो यह समाज वगैरह है, यह जो है कि आपके प्रश्न में एक प्रश्न इससे आता है, तो हमने जो है जितनी भी समाज वगैरह संस्था वगैरह हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने किया था, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। अगला है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो अभी आपको बताए थे, तो किस वर्ष किए थे? तो 1897 ईस्वी में, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या था? तो दयानंद सरस्वती ने किस चीज की स्थापना किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और कब किया था? तो 1875 ईस्वी में, इसको याद रखेगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, और ब्रह्म समाज की स्थापना वह कौन किए थे? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी ने। वहीं पर रामकृष्ण पूछ ले तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वह कौन किए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी किए थे। और अगर आपसे पूछ ले प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? देखिए, वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया। दोस्तों, हमने जो है कि इसलिए इन प्रश्नों को शामिल किया है, जैसे एक प्रश्न हो गया उसी पे दूसरे प्रश्न को इसलिए लिया है कि जिससे कि आपको याद हो जाए। हमारा उद्देश्य रहता है कि कम ही प्रश्न कराएं, लेकिन जितने भी प्रश्न कराएं आपको याद हो जाना चाहिए। आप 1000 क्वेश्चन पढ़ करके क्या करेंगे जब आपको याद ही नहीं होगा? आप 10 ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन उसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि अगर आपको जो भी प्रश्न करिए उसको अच्छे से तैयार करके अगर उससे प्रश्न आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, ऐसे आप पढ़ाई करिए। तो इसलिए जो है कि आपका फोकस होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर, न कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो वह किया था 1875 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि किसने जो है कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आपसे पूछा जा सकता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो वह किए थे ज्योतिबा फूले ने। जी हाँ दोस्तों, 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे, तो इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो वह जो किए थे वह मैडम HP ब्लावत्स्की ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ब्लावत्स्की ने, मैडम HP और ब्लावत्स्की ने जो है इसकी स्थापना की थी, तो इनको आप याद रखिएगा। और जो है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो है कि इन्होंने स्थापना जो है कि किस सन में किए थे, तो जो यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में हुई थी वह 1882 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। और कहाँ पर हुई थी? तो मद्रास के अडयार में हुई थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? जी हाँ दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। ज़्यादातर लोग याद रखते हैं कि जो है कि 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, तो वह लोग क्या करते हैं कि 1917 देखें और आंसर मार देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह प्रश्न आपके साथ खेल जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा 1917, क्योंकि इसमें देखिए पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी।
तो जो एनी बेसेंट बनी थी वह भारतीय नहीं थी, वह जो है कि एनी बेसेंट जी जो थी वह आयरलैंड की निवासी थी। तो 1917 में जो वह अध्यक्ष बनी तो वह आपके आयरलैंड की निवासी थे, तो इसलिए आंसर नहीं 1917 नहीं होगा। तो कब जो है कि भारतीय महिला बनी थी, तो वह बनी थी 1925 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, क्या किस ईयर में बनी थी, तो वह बनी थी 1925 ईस्वी में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है 1925, तो यह जो है कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। और 1925 में कौन मतलब बनी थी, तो वह थी सरोजनी नायडू जी। जी हाँ दोस्तों, 3 महिलाएं अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता से पहले अध्यक्ष बनी थी। वह पहली थी एनी बेसेंट, दूसरी थी आपकी सरोजनी नायडू और तीसरी थी नलिनी सेन गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, नलिनी मतलब सरोजनी, नलिनी, एनी, तो इनको याद रखिएगा, एनी, सरोजनी, नलिनी। तो यह 3 महिलाएं थीं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो इनको जरूर याद रखिएगा। और जो आपका 1917 में पहली बार बनती है महिला अध्यक्ष, वो जो कि एनी बेसेंट थी, तो अगर ऐसे ही पूछ लिया कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह एनी बेसेंट हो जाएंगी। तो इनको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के यह 30 प्रश्न थे। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो क्या चीज़ आपका नहीं तैयार है बता दीजिए कि उस पर हम वीडियो एक मास्टर वीडियो ला दें। आप कमेंट जरूर किया करिए। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF वगैरह मिलता है। साथ ही में कोई जानकारी रहती है तो वह भी शेयर कर दिया जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके हमको फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।